वेलकम एट फिजिक्स लर्नर प्लेटफॉर्म। आज हम लोग क्या करेंगे, जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स को स्टार्ट किया था, तो वहां पर हमने 3 पोस्टुलेट्स अच्छे से पढ़ लिए थे। अब उसके अलावा जो रिमेनिंग पोस्टुलेट्स हैं उनको आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जो पहले 3 पोस्टुलेट्स थे वो बिल्कुल सिंपल थे, मैं हल्का सा ब्रीफ रिकॉल ले लेता हूं। पहला पोस्टुलेट्स तो था कि किसी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की अवस्था को आप तरंग फलन द्वारा दर्शाते हो। दूसरा था कि अगर आपने उसकी अवस्था को दर्शा दिया तो अदर फिजिकल क्वांटिटीज को आप कैसे मेजर करोगे। तो वहां पर हमने ये कह दिया था कि सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए कि हर फिजिकल क्वांटिटी के करस्पॉन्डिंग क्या कीजिए, एक ऑपरेटर को डिफाइन कीजिए। और जब आपने एक बार ऑपरेटर को डिफाइन कर दिया है तो फिर आप एक आइगन वैल्यू इक्वेशन आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना, आपने लिखी भी थी, ठीक है ना। उस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तब आपको क्या मिलेगा, संबंधित या करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज मिल जाएगी और उसकी सहायता से आप क्या कर सकते हो, उस फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कर सकते हो। अब अगला पोस्टुलेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है और उसके उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपसे खूब सारे पूछे जाते हैं। तो उसको आप समझिए, देखो ध्यान से समझना एक दफा। यहां पर मैंने लिखा है प्रोबेबिलिस्टिक आउटकम्स ऑफ मेजरमेंट। अब इसका हिंदी क्या, आप तो सीधा ये लिखिए, जो लिखा हुआ है वो मैं आपको समझाता हूं क्या है। देखो हमने क्या लिखा है, कोई क्वांटम यांत्रिकीय निकाय विभिन्न अवस्थाओं से मिलकर बना हो सकता है और इन अवस्थाओं का रेखिक अध्यारोपण भी उस क्वांटम यांत्रिकीय निकाय की अवस्था को दर्शाता है। समझिए क्या कहना चाह रही है। सबसे पहले आपको एक चीज पता है कि कोई भी जो क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है उसकी अवस्था को हम दर्शाते हैं साई से। फिर मैंने आपको यह भी कहा था कि साई 1, साई 2, साई 3 इस प्रकार के जितने भी साई n है, ठीक है ना, वो सारे मिलकर के एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनाते हैं। और अगर आप इन सबका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हो तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन भी क्या दर्शाएगा, उस निकाय की अवस्था को दर्शाएगा। तो मैंने यही लिखा है, देखो कोई क्वांटम यांत्रिक निकाय विभिन्न अवस्थाओं से मिलकर बना होता है, यानी साई 1, साई 2, साई 3। फिर लिखा है और इन अवस्थाओं का रेखिक अध्यारोपण, लीनियर सुपरपोजिशन भी उस क्वांटम यांत्रिक निकाय की अवस्था को दर्शाता है। तो पहले मैं एक बार लिख देता हूं, फिर इसको आगे बताता हूं क्या है। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, देखो साई जो है इसको मैं कैट के रूप में लिख देता हूं, एक ही बात है, ये हो जाएगा C1 साई 1, C2 साई 2, C3 साई 3 और इस प्रकार से आप इसको Cn साई n तक लिख सकते हो। जहां पर ये साई 1, साई 2, साई 3, साई n क्या है, सारे के सारे ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है। आप लिखिए वापिस इसको, जहां आप ऐसा लिखिए, एक मिनट, जहां, ठीक है ना, साई 1 या ऐसा लिखिए, जहां साई i, साई j ये मिलकर के क्या बनाते हैं, ये मिलकर के बनाते हैं डेल्टा i j। इसका मान होता है 1 कब, जब i इज इक्वल टू j, और इसका मान होता है 0 कब, जब i इज नॉट इक्वल टू j। ये आप जानते हो और ये आप पहले वाले पोस्टुलेट्स में पढ़ ही चुके हो कि अगर साई 1, साई 2, साई 3 विभिन्न अवस्था है तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन इसकी अवस्था को दर्शाएगा। अब ये पोस्टुलेट्स अलग से क्या है, इस पोस्टुलेट्स की हेडिंग पढ़िए, आप क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिस्टिक आउटकम्स ऑफ मेजरमेंट। आपको एक चीज मैंने पहले ही बता रखी है कि क्वांटम यांत्रिकी के अंतर्गत हम सर्टेनिटी की बात नहीं करते हैं, क्योंकि हर क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम पर हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत का पालन होता ही होता है। और अगर हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत का पालन हो रहा है तो यहां पर आपका जो भी मेजरमेंट होगा वो अनसर्टेन होगा, ठीक है ना। अगर किसी एक में सर्टेनिटी ज्यादा होगी तो करस्पॉन्डिंग राशि में अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम हमेशा प्रोबेबिलिटी में बात करते हैं, ये मैं आपको बता भी चुका हूं। हम हमेशा क्या कहेंगे कि कोई भी सिस्टम है या कोई भी पार्टिकल है वो किसी स्थान पर स्थित है या नहीं, उसकी हम केवल प्रायिकता बता सकते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स में तो मान लीजिए आपने कह दिया कि कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई कण है जिसकी पोजीशन r है और t है, तो आप आराम से बता सकते हो कि उसकी पोजीशन क्या होगी। आराम से आप एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइन करोगे और उस डिस्टेंस को माप लोगे और आप बता दोगे कि ये जो कण है क्लासिकल पार्टिकल वो इस समय पर यहां पर स्थित है, सर्टेनिटी। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा नहीं है। और मैंने जब आपको तरंग फलन पढ़ाया था वहां पर मैंने आपको बताया भी था कि तरंग फलन अपने आप में कोई अर्थ नहीं देता, लेकिन उसका जो मोड स्क्वायर होता है, आपने इस तरह से एक चीज लिखी होगी, याद होता आपको, देखो इस तरह से आपने लिखा था मोड साई स्क्वायर। ये मोड साई स्क्वायर क्या बताता है, ये बताता है किसी कण के पाए जाने की प्रायिकता। जहां पर इसका मान ज्यादा है वहां पर कण के पाए जाने की संभावना ज्यादा है, और जहां पर इसका मान कम है वहां पर कण के पाए जाने की संभावना कम है। फिर इसको हमने आगे और अलग अलग नाम दिया था। फिर हमने इसको dx से मल्टीप्लाई किया। जब dx से मल्टीप्लाई किया तो हमने कह दिया कि x और x प्लस dx जो एक रेंज है आपकी, उस रेंज में कण कहां स्थित होगा उसको हम इसकी सहायता से दर्शाएंगे। उस रेंज में जहां पर इसका मान ज्यादा होगा वहां पर कण के पाए जाने की प्रायिकता ज्यादा हो जाएगी, और जहां पर मान कम होगा वहां पर कण के पाए जाने की प्रायिकता कम हो जाएगी, ठीक है। तो उसी प्रकार से अब इसका क्या मतलब है, देखो प्रोबेबिलिस्टिक आउटकम्स ऑफ मेजरमेंट का क्या मतलब है।
आपको यह पता है कि कोई भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है वो साई 1 में भी स्थित हो सकता है, साई 2 में भी हो सकता है, साई 3 में भी हो सकता है, किसी में भी स्थित हो सकता है। तो अगर आपसे पूछे कि आप बताइए कि साई 1 में स्थित होने की क्या प्रायिकता है, तो यही आपका आंसर है, प्रोबेबिलिस्टिक आउटकम्स ऑफ मेजरमेंट। आपसे पूछ लिया कि साई 1 में अगर कण स्थित है तो उसकी क्या प्रायिकता है, क्योंकि सर्टेनिटी तो है नहीं, कण साई 1 में भी हो सकता है, साई 2, साई 3 किसी में भी हो सकता है। तो किसी भी एक अवस्था में उसके स्थित होने की प्रायिकता को हम कैसे निकालेंगे, उसका आंसर ये पोस्टुलेट्स आपको प्रदान करेगा। कैसे करेगा उसकी अगली लाइन में लिखता हूं। तो आप नीचे एक लाइन लिखिए, आप लिखिए निकाय के किसी एनवी अवस्था यानी साई एन, एनवी अवस्था जिसको आप समझ सकते हो क्या, साई एन में स्थित होने की प्रायिकता, उसको आप कैसे लिखोगे, उसको आप इस तरह से लिखोगे, उसको हम दर्शाएंगे तो किससे, Pn से, और वो होगी आपकी क्या, वो हो जाएगी साई एन में हो रहा है तो देखो ये साई एन, ये साई, इसका आप क्या निकालोगे, मोड स्क्वायर। ये ध्यान रखना, हमेशा क्या करना है, जो साई दे रखा है इन सब का कॉम्बिनेशन इसमें से किसी एक अवस्था में स्थित है, जिसमें भी आपको पूछे उसके साथ इसका सैंडविच कर दीजिए, यानी ब्रैकेट निकाल लीजिए और उसका मोड स्क्वायर कर दीजिए। इस क्वांटिटी का जो भी आंसर होगा वो आपको क्या दर्शा देगा, एनवी अवस्था में स्थित होने की प्रायिकता को दर्शा देगा। इसको आप चाहो तो हम जानते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ये जो आपका है साई एन, साई मोड स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, एक बार तो सिंपल और एक बार उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, देखो ये हो गया साई एन, साई इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। और जब ब्रैकेट का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हो तो ब्रा कैट ब्रा में और ब्रा कैट में बदल जाता है। वो हम आगे अभी करके मैं आपको बताऊंगा क्या होगा। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। क्लियर है, ये इस तरह से हम लिखते हैं। अब इसको मैं आगे और फर्दर सॉल्व करके आपको बता देता हूं, इसका पर्टिकुलर मान ही बताऊंगा मैं क्या आएगा। उसके लिए मुझे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा और फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए अब आगे आप, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इसको सॉल्व करके, साई एन साई। ये मैं सॉल्व इसलिए कर रहा हूं ताकि जब आप डिराक नोटेशन का आगे एप्लीकेशन पढ़ोगे न्यूमेरिकल्स में तो आपको पता चल जाएगा डिराक नोटेशन को हम कैसे यूज करते हैं। तो देखो इसको कैसे लिखोगे, साई एन तो मैंने लिख दिया, और इधर क्या है साई, और साई का मान क्या था, एक और ब्रैकेट में लिख देता हूं इस तरह से, C1 साई 1 प्लस C2 साई 2 प्लस इस प्रकार से Cn साई n। ये आपने इस तरह से लिख दिया। अब आपको एक चीज पता है कि ये जो अलग अलग चीजें हैं, ये शायद हो सकता है मैंने उस समय डिराक नोटेशन में आपको बताई या ना बताई होगी, लेकिन ये जैसे प्लस प्लस जितने भी होते हैं ना वो सब इसके साथ अलग अलग क्या हो जाएंगे, ऑपरेट हो जाएंगे। यानी एक ब्रैकेट इसका बनेगा, एक ब्रैकेट इसका बनेगा, एक ब्रैकेट इसका बनेगा। कैसे बनेगा आप देखिए, देखो सबसे पहले साई एन जो है वो इसके साथ ऑपरेट होगा। और आपको मैंने ये चीज तो पक्की बता रखी है कि अगर कैट के साथ आपका कांस्टेंट है तो वो एज इट इज बाहर आता है, और ब्रा के साथ कांस्टेंट होता है वो स्टार के रूप में बाहर आता है। ये मैंने आपको बता रखे हैं, अगर आपको याद हो तो। देखो अगर आप ए साई लिखते हो, ठीक है ना, तो वो तो सिंपली आपका क्या हो जाएगा, ए साई हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरह से आप लिखते हो साई ए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ए स्टार साई। ये आपको ध्यान रखना, बस इसको तो सिंपली आप क्या लिखोगे, ए साई लिखोगे। ब्रा के साथ है तो स्टार के रूप में बाहर, और कांस्टेंट है तो वो हमेशा ब्रैकेट से बाहर ही आएगा। ब्रैकेट का एक तरह से मतलब है इंटीग्रेशन। आपको सब नोटेशन मैंने बता रखे हैं, दिमाग में बार और उनको याद कीजिए, ठीक है। तो देखिए एक बार क्या हो रहा है, कहां गया वो, कुछ मिसप्लेस हो गया क्या, ओहो क्लियर हो गया है ना, एक मिनट वापिस से लिखता हूं मैं, शायद हो सकता है थोड़ा कुछ क्लियर हो गया। तो ये देखिए थोड़ा शायद हो सकता है कोई टेक्निकल एरर की वजह से वो लाइन अपने आप ही हट गई, मैं वापस से लिख दिया मैंने। अब इसको कैसे ओपन करोगे, देखो तो ये जब इसके साथ होगा तो C1 को तो मैं बाहर लिख देता हूं, और ये हो गया आपका साई एन साई 1, फिर ये C2 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका साई एन साई 2। उसी प्रकार से ये आपका Cn बाहर हो जाएगा और ये हो जाएगा साई एन साई एन। फिर आपको मैंने अभी परिभाषा बताई है कि जो साई 1 साई 2 साई 3 साई एन है वो सारे के सारे कैसे हैं, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस का क्या मतलब हो गया, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, ये तो 1 हो जाएंगे, और बाकी 1 का 2 1 का 3 ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे 0। तो ये n का 1 के साथ तो 0 होगा, n का 2 के साथ भी 0 होगा, लेकिन n का n के साथ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको केवल सिंपली क्या मिलेगा, साई Cn मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये तो 1 हो गया और पीछे बच गया Cn। क्लियर है, इसमें मेरे हिसाब से आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है। तो इसका मान आपने क्या निकाल लिया, इसका मान आपने इस तरह से निकाल लिया। अब अगला मान हम क्या निकालते हैं, आप देखो अगला में निकालना क्या है, अगला में निकालना है साई एन साई स्टार। स्टार का मतलब क्या हो जाएगा, एक बार आप लिखिए देखो,
साई एन साई स्टार। जब मैं स्टार लिखूंगा तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, देखो सीधा इसका स्टार लोगे तो चीजें तो सब ये की ये आएगी, या इसको आप, चलो मैं बता देता हूं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो साई एन, ठीक है, इसको आप ऐसे भी, दोनों एक ही चीज है। तो आपने जब साई एन साई निकाल रखा है सी एन, तो इसका स्टार सिंपली क्या हो जाएगा, सी एन स्टार हो जाएगा। अगर आप सिंपल नहीं लिखना चाहते हो, इस तरह से पूरा सॉल्व करना चाहते हो, तब भी आप लिखोगे, तब भी आपको ये सी एन स्टार ही मिलने वाला है। तो मैं सीधा ही लिख देता हूं, देखो सी एन स्टार, ठीक है। तो अब आपका पी एन क्या हो गया, मुझे बताओ, पी एन जो था आपका साई एन साई मोड स्क्वायर, वो क्या हो गया सी एन मल्टीप्लीकेशन, और सी एन स्टार क्या होता है, मोड सी एन स्क्वायर, ये होता है मोड सी एन स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की जब आप एक अवस्था लिखते हो साई के रूप में, डिफरेंट स्टेट्स के में, ठीक है ना, साई 1 साई 2 साई 3, और आपसे पर्टिकुलर पूछे कि किसी एक अवस्था में कण की स्थित होने की प्रायिकता निकालिए, तो देखो कैट नोटेशन का क्या फायदा आप समझिए। कैट नोटेशन की सहायता से, जैसे मान लो आपको ये अवस्था लिखी हुई है इस तरह की, और आपसे पूछ ले कि 2 में स्थित होने की प्रायिकता बताइए। अगर कैट नोटेशन आपको नहीं पता होता तो आप पूरा इंटीग्रेशन करते और सॉल्व करते, लेकिन जब आपको कैट नोटेशन पता है तो आप सीधा ही कह दोगे, यहां पर जिस किसी भी अवस्था में पूछे तो उसके साथ जो भी आपका क्या है कांस्टेंट है उसका मोड स्क्वायर कर दीजिए, उस अवस्था में स्थित होने की प्रायिकता आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। ये बहुत बड़ा फायदा है कैट नोटेशन का। तो मेरे हिसाब से ये जो प्रोबेबिलिस्टिक आउटकम्स था वो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। प्रोबेबिलिस्टिक आउटकम का सिंपल सा मतलब है कि निकाय जब विभिन्न अवस्थाओं में स्थित है तो किसी एक अवस्था में उसकी स्थित होने की प्रायिकता हम कैसे निकालेंगे, वो इस प्रकार से आप निकालोगे। क्लियर है। अब हम एक और पोस्टुलेट्स है उसको भी देख लेते हैं, वो क्या है, ठीक है, अगले पोस्टुलेट्स को देखते हैं। लेकिन एक चीज थोड़ी सी आप ध्यान से वापस सुनिए, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया। ये जो हमने प्रायिकता निकाली है, किसकी निकाली है, कि निकाय की किसी n व्यवस्था में स्थित होने की प्रायिकता, और हमने पूरी कैलकुलेशन करके ये बता दिया कि मोड सी एन स्क्वायर। लेकिन यहां पर एक चीज आपको और ध्यान रखनी पड़ेगी। मैंने एक शर्त बताई थी, प्रसामान्यकरण की शर्त, और मैंने आपको कहा था आप कोई भी टॉपिक कीजिए, किसी भी क्वेश्चन को कीजिए, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि गिवन वेव फंक्शन आपका नॉर्मलाइज्ड है या नहीं। अगर नहीं है तो उसको नॉर्मलाइज्ड बनाइए, और कैसे बनाते हैं, ब्रैकेट को 1 कर दीजिए, ठीक है ना, वो हम नॉर्मलाइज उस तरह से बनाते हैं। तो देखो ये मैंने जो पूरी कैलकुलेशन की है वो मैं ये मान के कर रहा था कि साई मेरा क्या है, नॉर्मलाइज है। तो यहां पर आप एक लिख लीजिए, ये फॉर्मूला आप तभी काम में लोगे जब क्या होगा, आप लिखिए आगे, जब साई नॉर्मलाइज्ड हो। और अगर मान लो साई नॉर्मलाइज्ड नहीं है तब हम क्या करेंगे, तब आपको एक काम करना पड़ेगा, उसको मैं साइड में लिख लेता हूं, यहां पर लिखिए आप, यदि साई नॉर्मलाइज्ड नहीं हो तब तरीका तो यही रहेगा, ठीक है ना। सीधा फॉर्मूला तो देखो आपका ये हो जाएगा पी एन, ये हो जाएगा मोड सी एन स्क्वायर, और अपॉन में ये नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन आपको लिखनी पड़ेगी अपॉन में, ठीक है। नॉर्मलाइज नहीं हो तो न्यूमेरिकल में आपको ये इस तरह से निकालना नहीं है। आप सबसे पहले क्या करोगे कि कोई भी एक जो साई आपको दिया गया है आप पहले चेक करोगे, हर क्वेश्चन में हमें चेक करना है कि गिवन वेव फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड और नॉट। चेक करने का तरीका है, ब्रैकेट का मान निकालिए, मोड साई का मान निकालिए। अगर वो ना गया तब वही काम खत्म, आप सीधा कह दोगे साई वेव फंक्शन क्या है आपका, नॉर्मलाइज्ड है, और सीधा फॉर्मूला आप यहां से अप्लाई कर दोगे। अगर नहीं है तो उसको बनाइए, पहले इजिकल टू कोई कांस्टेंट ए लिखिए, इजिकल टू 1 कीजिए, फिर ए का मान निकालिए, और उस ए के मान को जिसके साथ भी लिखना है वो लिखिए, और फिर आप सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बार बार काम आएगी। तो इसलिए इस चीज को पहले से दिमाग में सेट कर लीजिए। सबसे पहला काम आपका होगा कि वेव फंक्शन को आपको चेक करना है कि वो नॉर्मलाइज्ड है या नहीं है, तो अच्छी बात, नहीं है तो नॉर्मलाइज्ड बना दीजिए। क्लियर है। अब अगला पोस्टुलेट्स हम देख लेते हैं। अगला पोस्टुलेट्स कहता है गतिकीय चरों के प्रत्याशा मान, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डायनेमिकल वेरिएबल्स। अब ये सबसे पहले हम देखते हैं गतिकीय चर या डायनेमिकल वेरिएबल्स क्या होते हैं। मैंने आपको सेकंड पोस्टुलेट्स में एक चीज बताई थी कि कोई भी जो फिजिकल मेजरेबल क्वांटिटी होती है उसके संगत हम एक संकारक डिफाइन करते हैं, और ये जो संकारक होता है, जो भी संकारक होगा, जो भी, देखो सबसे पहले क्या है, एक तो फिजिकल मेजरेबल क्वांटिटी, उसके करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर, और इस ऑपरेटर में हमेशा क्या होते हैं, हर्मिटी संकारक के गुण होते हैं। क्या होते हैं, हर्मिटी संकारक के गुण होते हैं। अब हर्मिटी संकारक क्या है, जब हम ऑपरेटर्स को डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पर आपके आ जाएगा। और हर्मिटी संकारक का गुण जिस किसी भी राशि में, जिस किसी भी ऑपरेटर में होता है, और ऑपरेटर किसी न किसी भौतिक राशि से संबंधित है, तो वो भौतिक राशि आपकी क्या कहलाएगी, गतिकीय चर कहलाएगी। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार वापस बता देता हूं। देखो एक तरफ तो है आपकी भौतिक राशि, इधर है ऑपरेटर, और इधर है हर्मिटी संकारक। अब रिवर्स चलिए, अगर किसी ऑपरेटर में हर्मिटी संकारक के गुण हो तो वो ऑपरेटर किसी न किसी भौतिक राशि का है, और वो भौतिक राशि आपकी क्या कहलाएगी, गतिकीय चर कहलाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। आप चाहो तो उसकी मैं एक लाइन या डेफिनेशन लिख ही देता हूं साइड में, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो।
तो देखो यहां पर मैंने लिख दिया है कि कोई भी संकारक है उसमें अगर हर्मिटियन संकारक के गुण विद्यमान हो तो वो संकारक जिस भौतिक राशि के संगत है वो भौतिक राशि आपकी क्या कहलाएगी, गतिकीय चर या डायनेमिकल वेरिएबल्स कहलाएगी। ठीक है, तो ये आपको वर्ड समझ में आ गया डायनेमिकल वेरिएबल क्या होता है। अब अगला पोस्टुलेट क्या है, वो कह रहा है कि कोई भी डायनेमिकल वेरिएबल हो तो उसके प्रत्याशा मान का मतलब हो गया एक्सपेक्टेशन वैल्यू, उसको आप एक तरह से एवरेज कह सकते हो। वो हम कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला है। तो मैंने लिखा है किसी गति के चर के प्रत्याशा मान को निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है। तो गति के चर का मतलब क्या हो गया, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी ए, उसका हम इस प्रकार से नोटेट करते हैं। ए बेसिकली क्या है, ऑपरेटर है, किसका है, किसी एक भौतिक राशि का है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो उसका तरीका क्या होता है, आप सिंपल सा एक काम कर दीजिए, कोई भी भाई पहले सबसे पहले तो आपको क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के लिए अवस्था दर्शानी पड़ेगी। तो मान लीजिए साई है, तो साई को आप क्या कर दीजिए, इसके साथ एक तरह से सैंडविच कर दीजिए, ये वाली स्थिति है। ये आपको ध्यान रखना है। इसका मान आप जब कैलकुलेट करोगे, आप ऑपरेटर को यहां डिफाइन करोगे, फिर उसके साथ साई के साथ वापस से इसको क्या करोगे, ब्रैकेट करोगे, तो ये जो राशि निकल करके आएगी वो क्या दर्शाएगी, इस भौतिक राशि के प्रत्याशा मान को दर्शाएगी। और ये फॉर्मूला कब काम आएगा, ये फॉर्मूला काम आएगा जब आपका साई क्या हो, जब साई नॉर्मलाइज्ड हो। ये ध्यान रखना आपको, जब साई क्या हो, नॉर्मलाइज्ड हो। ठीक है, और अगर नॉर्मलाइज्ड नहीं है तो आप क्या करोगे, नीचे साई साई ब्रैकेट का भाग दे दोगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अगला भी आप लिख लीजिए इस तरह से, ए, इसको आप ऐसे लिखिए साई ए साई अपॉन में साई साई, और इसका क्या लिखोगे आप, इसको लिखोगे जब साई नॉर्मलाइज्ड नहीं हो, साई जब नॉर्मलाइज्ड नहीं हो। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सिर्फ याद रखिए आप। अभी जब हम इसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस वगैरह करेंगे तो ये चीजें सब आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी। पोस्टुलेट को आप सिर्फ दिमाग में याद रखिए क्या है, ठीक है ना। काम तो सिंपल मतलब 10 मिनट के लेक्चर से भी चल जाता, लेकिन मैंने क्या किया है, पोस्टुलेट्स को बताने के साथ साथ इन सबको डिटेल में इनके अंदर के क्या क्या है उनको भी बताया, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। तो ये आपको पता चल गया कैसे हम प्रत्याशा मान निकालते हैं। प्रत्याशा मान निकालने के लिए सिंपल सा एक काम करना है कि जिस किसी भी भौतिक राशि का निकालना है उसके संगत ऑपरेटर को आप दो, ये जो भी आपका वेव फंक्शन है उसके बीच में क्या कर दीजिए, एक तरह से सैंडविच कर दीजिए। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, ये जैसे आप यहां थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि ये ऑपरेटर किसके साथ ऑपरेट हो रहा है, इसके साथ हो रहा है या इसके साथ हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑपरेटर पहले एक बार ऑपरेट होगा, इसके साथ कर दीजिए, ठीक है, फिर वो जो आंसर आएगा उसको इसके साथ ब्रैकेट कर दीजिए, या इसके साथ कर दीजिए, जो आंसर आएगा उसको इसके साथ ब्रैकेट कर दीजिए। ये सब आगे धीरे धीरे आएंगे, मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, तब आपको और आसानी से चीजें समझ में आ जाएगी। सिर्फ आप अभी फॉर्मूला ध्यान रखिए। तो ये हमारा हो गया पोस्टुलेट्स। अब लास्ट पोस्टुलेट्स बचा है। हमने आपको ये कहा था जब हमने 3 क्वेश्चन अराइज किए थे, तो लास्ट क्वेश्चन क्या था, टाइम इवोल्यूशन, यानी किसी समय t0 पर अगर आपको कण की अवस्था ज्ञात है तो किसी अन्य समय t पर आप अवस्था को कैसे लिखोगे, उसको इस पोस्टुलेट की सहायता से आप समझ सकते हैं। वो पोस्टुलेट क्या है, देखो मैंने लिखा है, टाइम इवोल्यूशन ऑफ ए सिस्टम। यदि किसी समय t = t0 पर निकाय की अवस्था साई t0 है, ज्ञात हो, तो किसी अन्य समय t पर निकाय की अवस्था को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। तो देखो इसको ऐसे लिखते हैं, साई t, और उसके लिए एक ऑपरेटर होता है ut, ठीक है, और यहां पर आ जाएगा आपका साई t0, ठीक है, साई t0, एक मिनट, साई t0। ये इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, किसी समय t पर तरंग फलन का मान मिल जाएगा। और यहां पर जो ut है वो क्या है, ut है आपका टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर। अब ये क्या होता है, इसका मान कैसे निकलता है, वो सब आगे पता चलेगा आपको, सिर्फ मैंने बताया है कि कैसे निकालते हैं। तो ये सारी की सारी बातें जो थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली थी। ये जो हमारे 2 लेक्चर मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, एक एक चीज को नोट कीजिएगा, समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको भाषा ही समझ में नहीं आई तो आगे आप क्वांटम मैकेनिक्स को समझ नहीं पाओगे। क्वांटम मैकेनिक्स को अच्छे से समझने के लिए जरूरी है उसकी भाषा को अच्छे से समझ में आना, ठीक है। तो इसको आप आराम से अच्छे से कीजिए, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में और इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसका QR कोड जनरेट कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो इस QR कोड से आपको पैनल PDF मिल जाएगी। थैंक यू।